हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर एवी बालिका के ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 8 हम हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक देख रहे थे। पार्ट 1 में हमने प्लासी के युद्ध तक कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद से हम स्टार्ट करते हैं। प्लासी के युद्ध का एक छोटा सा झलक ले लेते हैं। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला के साथ थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, प्लासी के युद्ध में लड़ाई करने से मना कर दिया था। तो उनकी टुकड़ियों ने क्या किया था, युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजी शासन जीत गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे उसके आगे हम देखते हैं। प्लासी की जंग के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया। अब वहाँ का नवाब कौन बना, बंगाल का मीर जाफ़र। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, ये मीर जाफ़र जो प्लासी के युद्ध में इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि उसे अंग्रेजी शासन ने लालच दिया था कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। हुआ यही, सिराजुद्दौला की हार हुई और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र जैसे ही नवाब बने, अब उन्हें जनता के प्रति भी उनका कुछ उत्तरदायित्व था। तो उन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजी शासन से टैक्स मांगने लगे। ठीक है, अंग्रेजी शासन से टैक्स मांगने लगे। जो क्या हुआ, तो उस समय फिर अंग्रेज़ों को लगा कि इसे हम बनाकर गलती कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र की जगह मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम ने भी फिर वही टैक्स मांगने लगे, फिर उसे हटाकर मीर जाफ़र को बना दिया। इससे क्या हुआ, मीर जाफ़र मीर कासिम करते रहे। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, मीर कासिम को 1764 में हरा दिया। बक्सर की लड़ाई याद रखना, ये 1764 में किसकी लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1764 में किसकी लड़ाई हो गई, ये बक्सर की लड़ाई दिख रही होगी। ठीक है ना, बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। इसमें क्या हुआ, मीर जाफ़र को मीर कासिम जब परेशान करने लगा था तो उसे हटाकर बक्सर की लड़ाई में उसे हटाया गया और फिर दोबारा से किसको दिया गया, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। अब क्या, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए चुकाने थे कंपनी को। ठीक है, कंपनी क्या करती थी, अपने सैनिक खर्चे, व्यापारिक खर्चे जितने थे ना, उसके लिए पैसा चाहती थी और वो ऐसा करने लगी। पैसा तो चाहती थी तो कंपनी को और ज़्यादा इलाके चाहिए थे। पहले ही 3 गांव ले चुका था वो, अब उसे क्या था, और ज़्यादा गांव चाहिए थे। इसके लिए 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। मीर जाफ़र की जैसे ही मृत्यु हो गई तो उसके बाद कंपनी ने अपने आप को ही बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, क्योंकि तब तक वो संभल चुका था कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई अपने आप को उन्होंने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया अंग्रेज़ों ने। यही देखो, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, है ना। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा देंगे। ठीक है, जब प्लासी के युद्ध के बाद क्या हो गया, नवाबों को इस बात के लिए बिल्कुल बाध्य कर दिया कि तुम्हें पैसा देना ही देना है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत हासिल कर लिया था। जब वे भारत पहली बार आए थे इंग्लैंड से मद्रास तो सिर्फ 18 साल की उम्र के थे, लेकिन जब वो दोबारा इंग्लैंड वापस गए, ठीक है, 2 बार गवर्नर बनने के बाद जब वो वापस गए तो उसके पास कितने पौंड के बराबर दौलत थी, 401102 पौंड की दौलत थी। ये देखो, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, इतनी दौलत थी इनकी। उन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और ब्रिटिश संसद में उनका मुकदमा भी चला। लास्ट में उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली 1764 ईस्वी में। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने, ये देखो 1764 में आत्महत्या कर ली। ओके, चलिए। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत तो इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही वो डेथ कर गए थे।
उनकी ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव भ्रष्ट था वैसे और भी अंग्रेज भ्रष्ट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ की व्यवस्था को समझते थे, यहाँ के लोगों को समझते थे। ठीक है, अब देखिए कंपनी का फैलता शासन। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया, उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 में जो हुई थी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए थे। ठीक है, हर एक जगह। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। ये जो रेजिमेंट तैनात करा था उन्होंने हर एक जगह, उनका क्या काम था, कंपनी के लिए ही वो काम करते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाए, ठीक है। कई बार तो कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी कि उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं है, ऐसे करते थे। ठीक है, आंतरिक मामलों में तो दखल देते ही थे, साथ में ये भी करते थे कौन कितनी सेना रखेगा, कौन किस गद्दी पर बैठेगा। देखिए 1830 के दशक तक ये हम काफ़ी आगे निकल गए हैं, ये नहीं पढ़ना हमें। अभी हम कहाँ थे, हाँ यहाँ थे। चलिए, सहायक सेना के रख रखाव के लिए वो कंपनी पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में लेती थी। अगर कोई भारतीय, ठीक है, शासक उन जो दिए हुए रकम, जो कंपनी ने रकम फिक्स कर दिया था कि आप इतना रकम हमें दोगे, अगर वो देने में चूक जाते थे तो क्या करते थे, वो पूरा का पूरा उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के लिए क्या दिखा रहा है, अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। ठीक है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अब टीपू सुल्तान के बारे में देख ले। ये टीपू सुल्तान की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो बनाई गई थी हिस्ट्री में, इतिहास में। ठीक है, हैदर अली 1761 से 1782 तक शासन किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान उनके पुत्र थे, जिनका शासनकाल रहा 1782 से 1799 तक। ये दोनों राजा कहाँ के थे, दक्षिण भारत के थे, दक्षिण भारत के मैसूर के। ये काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, और अंग्रेज इनकी शक्ति को पहचानती थी। टीपू सुल्तान जो है वो कभी भी अंग्रेज़ों को ढंग से व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, यहाँ जो मैसूर था वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर था, यहाँ पे काली मिर्च और इलायची खरीदते थे वो। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात रोक दिए। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, इन्होंने किसके साथ घनिष्ठ संबंध रखे, फ्रांसीसी व्यापारियों से, ब्रिटिश से नहीं। उनसे तो ये उनका जो है 36 का आंकड़ा चलता था। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, उनको रोक दिया गया व्यापार करने से, तो क्या हो गया, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान
बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और लास्ट 99 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ये देखो, ये टीपू सुल्तान का खिलौना है। यह टीपू की एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ जाती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। अंग्रेज जब टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी, अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ लेके चले गए थे। ये देख लो। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में इसकी ताकत का खूब यशगान किया जाता था। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर ही साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। कटार भी जमीन पर गिर गई थी। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनकी राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं मराठों से लड़ाई किस तरह से अभी तक मुग़लों से हुआ, फिर मैसूर में आए। अब हम मराठों से लड़ाई देख लेते हैं अंग्रेज़ों की। ये व्यापार तो करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। अब मराठों से क्या हुआ देख ले हम। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। ठीक है, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादी सिंधिया और नाना फर्नांडिस 18वीं शताब्दी के आखिरी में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों ने कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास विठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। दक्षिण में भी हो गया, पूरब में भी हो गया। इस तरह क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन होने लगा। बच्चों, अब हम इसके लास्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पार्ट 2 समाप्त करते हैं।